रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आ चुके हैं और 1,58,133 करोड़ की टोटल इनकम 31 मार्च वाले क्वार्टर में हुई है। अगर इसको आप 20 यानी तीसरी तिमाही से इसको कंपेयर करते हैं तो जो 1,28,000 करोड़ था, हमारा अनुमान था कि 1,48,000 करोड़ के आसपास आना चाहिए और ये 1,58,133 करोड़ की टोटल इनकम चौथी तिमाही के दौरान आई है। ये हमारे अनुमान से काफ़ी बेहतर यहाँ पे आते हुए दिख रही है। कंपनी ने इसके अलावा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाया है 16,382 करोड़ का है और अगर इसमें से एक्सपेंसेस निकाल लें तो प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है वो 14,995 करोड़ है और हमारा अनुमान भी 14,800 करोड़ था। बिल्कुल हमारे अनुमान के मुताबिक या उससे स्लाइटली बेटर, लेकिन रेवेन्यू हमारे अनुमान से काफ़ी बेटर यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। तो 1,58,133 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है जो कि हमारे अनुमान से काफ़ी बेहतर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अनुमान हमारा था कि लगभग ऐसा ही आना चाहिए, उससे बेटर यहाँ पे रेवेन्यूज आते हुए दिखे हैं। इसके अलावा मैं आपको और अंदर के डिटेल्स बताता हूं इसमें कि कुल आमदनी 1,58,133 करोड़ आई है और इसमें जो टोटल प्रॉफिट हमारा है वो देखना है तो वहां पे आप देख सकते हैं 14,995 करोड़, यानी बिल्कुल बैंग ऑन है, हमारे अनुमान के मुताबिक यहाँ पे प्रॉफिट आते हुए दिखे हैं। इसमें इंटरनल्स में और अगर अंदर जाके देखेंगे आपको तो ब्रेकअप मिलेगा कि हमें O2C केमिकल बिजनेस ने कितना परफॉर्मेंस कैसा दिखाया है, लेकिन टोटल नंबर जो शुरुआती आंकड़े हमारे पास आते हुए दिख रहे हैं वो काफ़ी बेहतर है और हमारे अनुमान से बेटर यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, गौरांग शाह, मयूरेश जोशी और हेमांग जानी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गौरांग सर, पहला रिएक्शन जी। यतिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतिन, शुरुआती आंकड़ा जो मैं अब तक देख पाया हूं, हमारे अनुमान से बेटर रेवेन्यू और हमारे अनुमान से बेटर प्रॉफिट। नीरज जी, देखिए, जहां तक कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस का सवाल है तो वहां भी एक इन लाइन टू एस्टिमेट्स का रुझान है। रेवेन्यूज जो है अनुमान से बेहतर आए हैं और अगर आप रिलायंस जियो की भी बात करें तो वहां कंसोलिडेटेड जो आय है वो लगभग 17,350 करोड़ के आसपास है और कंसोलिडेटेड मुनाफा लगभग 3,360 करोड़ रुपए है। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो कंसोलिडेटेड मुनाफा जो है 13,000 करोड़ रुपए के ऊपर आया है। टॉप लाइन में भी अच्छी खासी सुधार है और कंपनी ने लगभग 7 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो नतीजे अनुमान से इनलाइन है, रेवेन्यू परफॉर्मेंस बेहतर है और अगर आप डिविडेंड की बात करें तो अच्छी तरीके से 7 रुपए का डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 60 रुपए का डिविडेंड काफ़ी मैसिव है, काफ़ी बड़ा डिविडेंड है और इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा रेवेन्यू दिया है और जो हमारा अनुमान था लगभग वैसे ही आते हुए नतीजे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे और ये एक बाजार उम्मीद से स्लाइटली बेटर, जो हमारा एक्सपेक्टेशंस था उससे बेहतर यहाँ पे आते हुए नंबर दिख रहे हैं। अगर हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहूँगा। अगर हमारे साथ मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं तो उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले यतिन, नंबर्स जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसा कि हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि ऑयल टू केमिकल का बिजनेस आउटशाइन करेगा क्योंकि क्रूड प्राइसेस बढ़े हैं और क्रैक्स के इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं। बैलेंस शीट में भी वैसे ही दिख रहे हैं। तो देखिए, क्योंकि प्रेस रिलीज नहीं आई है और क्या है कि सर ये Q4 के नतीजे हैं तो GRM के भी आंकड़े देखने लायक होंगे कि कंपनी ने किस हिसाब से ब्रेकअप दिया है। लेकिन आपने ठीक कहा है, जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है वहां बहुत बेहतरीन तरीके से स्प्रेड्स देखने को मिले हैं। आप उनका जो बेस कारोबार है, चाहे वो पॉलीप्रोपिलीन हो, चाहे वो क्रूड क्रैक्स हो, सभी में हमने देखा था कि चौथी तिमाही में डिमांड ग्लोबली अच्छी थी और स्प्रेड्स ग्लोबली ज्यादा थे। इसके कारण जो है मार्जिन O2C बिजनेस के बहुत उभर के आए हैं। जहां तक कि रिटेल और जियो का सवाल है, वहां ब्रेकअप की जो डिटेल्स हैं वो कुछ ही देर में हमारे पास आएंगी और उसका हम काफी विस्तार में एनालिसिस करेंगे। यस, हम लोग इंतजार करते हैं थोड़ी सी और डिटेल नंबर और प्रेस रिलीज हमारे पास आए, लेकिन जितने नंबर्स हमारे पास आते हुए दिख रहे हैं वो उम्मीद से बेहतर दिख रहे हैं और जैसा कि हमेशा रिलायंस की तरफ से ये होता है कि जो नंबर हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं उससे बेटर नंबर यहाँ पे आते हुए दिखते हैं और 60 रुपए का
डिविडेंड भी देने की घोषणा की है। ये ऐसी जानकारी हमें यतिन बता रहे हैं, जो कि एक सिग्निफिकेंट जानकारी यहाँ पे मानी जाएगी। लेकिन बहुत लोगों का मन था कि वो रिलायंस रिटेल के और जियो के नंबर भी यहाँ पे देखें। अच्छा, थोड़े और डिटेल लेते हैं। ऑयल एंड केमिकल के बिजनेस के नंबर मैं आपके सामने रखता हूँ। ऑयल टू केमिकल में बिजनेस 1,01,080 करोड़ के आसपास आया है, जिसमें अगर केवल ऑयल एंड गैस के देखें तो वहां पे इंपेयरमेंट 848 करोड़ का है। लेकिन रिटेल का जो कारोबार है वो 46,099 करोड़ का है। नीरज जी से हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे फिर से एक बार। जहां तक कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का सवाल है और जो प्राइमा फेसी जानकारी हमको मिल रही है वो ये मिल रही है कि बहुत बेहतरीन तरीके से जो है देखने को मिला है। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की एबिटा मार्जिन की बात करें तो 15.6 यानी 15.6% का बढ़िया मार्जिन यहाँ देखने को मिला है। और जहां तक कि ऑयल टू केमिकल यानी जो उनका ऑयल टू केमिकल O2C बिजनेस है, वहां का एबिट मार्जिन जो है लगभग क्वार्टर दर क्वार्टर सेम लेवल पे मेंटेन किए कंपनी ने, जो है लगभग 9.1%। तो ओवरऑल बेसिस पे काफी हेल्दी नंबर्स कहूंगा कि यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज के देखने को मिल रहे हैं। और अगर ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें, जैसे कि मैं पहले बता रहा था, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चौथी तिमाही का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू लगभग 1,00,000 करोड़ 49,000 रुपीज है। तो लगभग 1.5 लाख करोड़ की टॉप लाइन के साथ कंपनी ने यहाँ अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दिखाया है। अनुमान था कि लगभग 1,45,000 करोड़ तक का टॉप लाइन कंपनी पोस्ट करेगा। तो काफी अच्छी तरीके से रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट हमने आता हुआ दिखा है। और उसी तरीके से जो कंसोलिडेटेड एबिटा है वहां भी एक्सपेक्टेशन को मीट करता हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज दिख रहा है। हमारे साथ डायरेक्टर साहब कौन से गेस्ट जुड़ गए हैं, अगर आप मुझे बता दें। हाँ, तो मयूरेश बहुत बहुत स्वागत है शो पे। अगर आप फर्स्ट टेक आपका दें कि रिलायंस का जो कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस है और जियो ने जो अनुमान को मीट किया है, आपकी फर्स्ट टेक क्या होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट पे? सो गुड इवनिंग यतिन भाई, मोटा भाई। सो मेरे हिसाब से आई थिंक जो नंबर या आंकड़े रिलायंस के आए हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे, एक ओवरऑल आंकड़ा अगर आप रेवेन्यू देखिए, टोटल रेवेन्यू, आई थिंक इट हैज बीटन एक्सपेक्टेशंस। तो जो O2C का कारोबार है वहां पे जो ग्रोथ देखने मिली है, रिटेल के कारोबार में आई थिंक जो ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ आई है, एंड जियो के कारोबार जैसे आप बोल रहे हैं, जो मुझे बैलेंस शीट और प्रेस रिलीज पे दिख रही है, बोथ इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन एज वेल एज द ईबिट परफॉर्मेंस। हालांकि आई थिंक जो आंकड़े आरपूस को लेके एडजस्टेड फॉर IUC चार्जेस वगैरह हम बाद में देख लेंगे, बट ओवरऑल प्राइमा फेसी जो अब तक के नंबर्स आए आई थिंक बेटर देन एस्टिमेट्स हैं। जस्ट लुकिंग आउट फॉर द प्रेस रिलीज फॉर अदर डिटेल्स एज वेल, बट सो फार आई थिंक नंबर्स ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस, टॉप लाइन एंड EBITDA एंड EBIT एज वेल, better than what the street was expecting। और across segments परफॉर्मेंस अच्छा है EBIT में, वो आप O2C की बात करें, रिटेल के एक्सपेक्टेशन की या जियो कारोबार। तो मयूरेश, जहां तक कि मैं रिलीज में से अभी पढ़ पा रहा हूं, क्योंकि जस्ट एक्सचेंज पे रिलीज आई है, जहां तक कि जियो प्लेटफॉर्म्स का सवाल है, यहाँ जो इनका एबिटा पूरे साल का है वो लगभग 32,350 करोड़ का है। कस्टमर बेस भी अगर आप देखें तो काफी अच्छा नेट एडिशन, लगभग 3.25 करोड़ सब्सक्राइबर का नेट एडिशन हुआ है। और टैरिफ जो डेटा ट्रैफिक है वहां भी हमने लगभग 30% का ग्रोथ देखा है। तो अगर आप जियो की बात करें तो आपको लगता है आगे चलते हुए टेलीकॉम में जियो का एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, और आगे चलते हुए जो टैरिफ हाइक की बातें मार्केट में चल रही है, एनालिस्ट कम्युनिटी एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि मार्जिन मेंटेन रखे हैं प्लेटफॉर्म जियो प्लेटफॉर्म्स ने, और ओवरऑल बेसिस पे कस्टमर एडिशन भी अभी मॉडरेट हो रहा है। तो आगे चलते हुए ये भी एक बड़ा टर्न अराउंड हो सकता है टेलीकॉम बिजनेस के लिए। बिल्कुल यतिन भाई, और मेरे हिसाब से आई थिंक जो सब्सक्राइबर एडिशंस हुए हैं, द पेस ऑफ एडिशंस ऑब्वियसली हैव गॉन a little bit slow last कई महीनों में, but I think जो पेस पूरे वर्ष का हुआ था, I think that has been quite significant। ARPUs जैसे आप बात कर रहे हैं, I think if the other competitors have to probably survive, कोई चॉइस नहीं रहेगा। तो I think it's just a matter of time, whether that happens or not पता नहीं, but अगर ARPUs बढ़ते हैं अक्रॉस इंडस्ट्रीज, तो आई थिंक जियो का जो एक फ्लो थ्रू इफेक्ट आएगा, क्योंकि डेट फ्री बैलेंस शीट है जियो की, ऑन जियोज बैलेंस शीट, वो सीधा इम्पैक्ट बॉटम लाइन पे दिखेगा।
with even marginal hikes being taken at the current prices as well. जो हम bundled packages की बात कर रहे थे बाकी competitors के लिए, I think a lot of competitors including Vodafone Idea, I think जो lower weeded out packages है उन्होंने I think उनको weed out कर लिया है. तो कहीं ना कहीं I think if these ARPU increases come through over the next few quarters, जो बाकी के players को spectrum payments वगैरह देने हैं in terms of the Supreme Court order, I think Reliance Jio का एक बहुत बड़ा और एक बहुत फायदेमंद beneficiary base बन सकता है. और even enterprise business, यतिन जी, enterprise business देखिए वहाँ पे भी I think अच्छी growth आ सकती है. तो I think it can be a concerted effort. Subscribers going at a reasonable clip, ARPU is expected to increase significantly, and enterprise business की growth काफी अच्छी तरह से stable होके वो भी grow होगी, which will contribute to the overall cash flows of Jio. हमारे साथ गौरांग शाह साहब भी जुड़ गए हैं। गौरांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पे। गौरांग, जहां तक कि जियो प्लेटफॉर्म्स का सवाल है, जो आंकड़े आ रहे हैं आरपू के, लगभग 138 रुपीस पर मंथ के हिसाब से आरपू एग्जिट क्वार्टर में देखने को मिला है। तो अगर आप कमेंट करें जियो के परफॉर्मेंस के बारे में और आपका फर्स्ट टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चौथी तिमाही के नतीजों पर। तो अभी मयूरेश जी भी जैसे विश्लेषण कर रहे थे नतीजों को लेकर के, मेरे ख्याल से अमूमन अनुमान पर ही खरे उतरे हैं। आरपूस को लेकर के हालांकि हमारी उम्मीद थी कि 140 के आसपास है, उसके ऊपर आए, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि फिर से री लॉकडाउन शुरू हुआ है और ये जो रन रेट है आरपूस की, ये आने वाले समय में आपको ऊपर की तरफ बढ़ती हुई। जियो रिटेल डिजिटल वगैरह जो भी कारोबार है इनका और जो भी योगदान आया है, हमारा जो अनुमान था उस पर खरे उतरे हैं। और ऑयल टू केमिकल्स के लिए जो आंकड़े हैं वो मेरे पास नहीं है यतिन, अगर आपके पास वो आंकड़े हो तो मेरे ख्याल से आप वो बता सकते हैं, क्योंकि मैं जरा काम में मसरूफ था, इसलिए ऑयल टू केमिकल्स के आंकड़ों पर मेरी नज़र नहीं हो। तो गौरांग जी, जहां तक कि O2C बिजनेस का सवाल है, कंपनी ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की टॉप लाइन पोस्ट की है, जो पिछले क्वार्टर लगभग 83,000 करोड़ के आसपास था। तो सिक्वेंशियल बेसिस पे लगभग 20% का जंप है। लास्ट ईयर लॉकडाउन की सिचुएशन थी तो हम लोग कंपेयर नहीं कर रहे हैं वहां से। और अगर आप एबिटा की भी बात करें तो एबिटा मार्जिन 11.3% आया है, जो लास्ट क्वार्टर 11.6% था। तो मार्जिन मोरलेस फ्लैट है O2C बिजनेस के। और अगर आप टोटल थ्रूपुट की बात करें तो 8.7 मिलियन मेट्रिक टन्स का थ्रूपुट है, जो कि एक अच्छी ग्रोथ मानी जा रही है वर्सेस एक्सपेक्टेशंस। तो O2C बिजनेस, जहां तक कि सेगमेंट रेवेन्यू का सवाल है, तो ग्रोथ दिख रही है। अगर आप ईयर ऑन ईयर भी देखें तो एक 4 से 5% का ग्रोथ वहां आता हुआ दिखाई दे रहा है रेवेन्यूज में। मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर है हालांकि। तो मेरे ख्याल से ये भी आने वाले समय में आपको सुधरता हुआ नजर आएगा। जैसे मैं पहले भी टिप्पणी कर रहा था कि इस आंकड़ों को देख करके अगले हफ्ते सोमवार को जब हम कामकाज पर लौटेंगे तो कोई बड़ा उतार चढ़ाव मुझे नहीं लग रहा है कि हाल की परिस्थिति में हमें देखने मिले। और डिस्क्लोजर फिर से देना चाहेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पर काफ़ी लंबे समय से खरीदारी की कवायद है और वो इन आंकड़ों को देख करके और भी मजबूत बन चुकी हैं। हालांकि हमने लक्ष्य आंकड़े अभी अभी आए हैं तो इस आंकड़ों को तोड़ने के लिए समय लगेगा, लेकिन 2650 का लक्ष्य हमने अब तक के जो नतीजे आए थे माइनस ये चौथी तिमाही के, ये लक्ष्य हमने रखे हैं 2650। ओके, मयूरेश, मैं आना चाहूंगा रिलायंस रिटेल के परफॉर्मेंस पे। अगर आप कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस देखें सीक्वेंशियल बेसिस पे तो रेवेन्यू फ्लैट है, लगभग 1,57,000 करोड़ के आसपास। हालांकि अगर आप एबिटा परफॉर्मेंस देखें तो इंप्रूव हुआ है सीक्वेंशियल बेसिस पे लगभग 1% से। और एबिटा जो है कंसोलिडेटेड रिलायंस रिटेल एंटिटी का, वो लगभग 9,800 करोड़ के आसपास आया हुआ है। और नेट प्रॉफिट भी लगभग 5,480 करोड़ रुपए आया हुआ है। तो रिलायंस रिटेल की जहां तक की एस्टिमेट है थोड़ी बेटर है एक्सपेक्टेशन से। आपका फर्स्ट टेक क्या रहेगा रिलायंस रिटेल को लेके? और अगर आप कुछ आंकड़े देख पाए हो रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स के तो उसके बारे में भी आपके कमेंट्स बताइए।
नहीं बिल्कुल, तो जैसे आप कह रहे थे यतिन जी, आई थिंक 9,842 करोड़ कंपेयर टू 9,695 करोड़ ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। ये क्वार्टर की स्पेसिफिकली बात करें तो रिलायंस रिटेल हैज पोस्टेड अराउंड 46,100 ऑड करोड़ इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, जो उम्मीद से बेहतर है। आई थिंक कंसेंसस एस्टिमेट्स फॉर क्लोज टू बिटवीन 41 टू 42,000, हायर एंड कुछ 43-44 था, तो हायर एंड को भी शायद रिटेल ने बीट किया है। ये समझना चाहिए कि अभी भी आई थिंक सारे स्टोर्स ऑपरेशनल नहीं थे एंड दे वर स्टिल ट्राइंग टू गेट a lot of the efficiencies coming through जहां तक supply chain management का सवाल रहा है। तो I think on a quarter basis in terms of top line, in terms तो जहां तक आई थिंक हम उम्मीद लगाए बैठेंगे इन टर्म्स ऑफ स्टोर या एरिया एडिशंस ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years, उनकी स्ट्रैटेजी यतिन जी बहुत क्लियर कट है। तो आई थिंक जितने नंबर ऑफ स्टोर्स आज के तारीख में है, आई थिंक क्लोज टू 3,900 ऑड, 3,700 3,800 ऑड, तो आराम से आई थिंक अनदर 400-500 स्टोर्स विल गेट एडेड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स टू से द लीस्ट। जो कोर रेवेन्यू है, आई थिंक एक डबल डिजिट विच मींस एन 17-18% रेवेन्यू एंड अ 17-18% इबिटा ग्रोथ काफी मुमकिन है इन टर्म्स ऑफ रिलायंस रिटेल्स परफॉर्मेंस। तो जो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं ऑफ ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ इबिटा जो रिलायंस रिटेल ने FY20 में पोस्ट की है, हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर 18% की ग्रोथ है तो अगले 2 वर्षों में आई थिंक 13,500-14,000 तक ये नंबर पहुंचना चाहिए। Now, within the contribution for retail itself, Yatin ji, I think groceries still becomes an important contributor. Almost 20-25% के बीच में इनके numbers होते हैं. But other segments are coming up very, very sharply, जहाँ पे margin performance improve होगा. Consumer electronics almost 27-28 odd %. You are looking at connectivity again in terms of Jio Store से जो आती है, in terms of Reliance Retail, that is expected to inch higher as well. तो ये लगता है I think retail का has been a better than expected performance. और आगे के एस्टिमेट्स का अगर हम आकलन करें तो आई थिंक नंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू लुक फार बेटर इन द कमिंग फ्यू इयर्स फॉर रिलायंस रिटेल, एबिट फ्रंट पे जैसे मैं कह रहा था, एंड ओवरऑल सेगमेंटल कंट्रीब्यूशन से भी। तो देखिए, एक रिकैप करना चाहूंगा व्यूअर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चौथे तिमाही के नतीजे Q4 की अर्निंग्स आ चुकी हैं। जो प्रॉफिट है कंसोलिडेटेड वो आया है लगभग 13,227 करोड़ के आसपास, मोर और लेस एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहा है ये आंकड़ा। रेवेन्यू में हमको थोड़ा बहुत बीट दिख रहा है, लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास की टॉप लाइन के साथ रिलायंस ने कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस दिखाया है चौथे क्वार्टर का। एबिटा लगभग 23,350 करोड़ टू 23,350 करोड़ के आसपास अगर आप देख रहे हैं तो, और अगर आप मार्जिन की बात करें तो 15.6 यानी लगभग पिछले जो साल का आंकड़ा था उसके आसपास का एबिटा मार्जिन। समझते हैं आंकड़ों को गौरांग शाह साहब के साथ। गौरांग जी, अगर आप रिलायंस की अर्निंग्स देखें, टॉप लाइन पे बीट है, मार्जिन में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला है, हालांकि परफॉर्मेंस जियो का सेटिस्फैक्टरी है, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो आगे चलते हुए आपको लगता है कि कौन सा लीवर आगे चलते हुए रिलायंस की अर्निंग्स को बूस्ट करेगा? और मोर इंपॉर्टेंटली जो O2C बिजनेस में स्टेक सेल की बातें चल रही हैं और जियो की जो टैरिफ हाइक की बात चल रही है कि टेलीकॉम सेक्टर में एक आगे चलते हुए टैरिफ हाइक भी देखने को मिलेगा, तो आपका टेक अभी रिलायंस की अर्निंग्स और फ्यूचर ग्रोथ पे क्या रहेगा? अगर मुझे किसी और कारोबार पर जोर देना है तो मैं जियो को ज़्यादा तवज्जो दूंगा। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से बड़ा परिवर्तन माननीय चेयरमैन साहब ने भी बात की थी, जो डिजिटल का डेटा जिस तरीके से इस्तेमाल होता है, और 5G की बात करी थी माननीय चेयरमैन साहब ने, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये एक ऐसा कारोबार है जियो का जो एक बहुत बड़ा रिलायंस की बैलेंस शीट पर ला सकता है। ओके, तो जहां तक कि रिलायंस जियो का सवाल है वहां पे भी एक मैं नंबर का रिकैप ले लेता हूं। जहां तक कि रिलायंस जियो का सवाल है, उनका फोर्थ क्वार्टर का प्रॉफिट लगभग 3360 करोड़ रुपए आया है, अनुमान 3350-3400 करोड़ के आसपास का ही था। जहां तक कि रिलायंस जियो के आरपू का सवाल है, जो कि उनका एवरेज रेंटल पर यूजर होता है, वहां पे भी लगभग 138 रुपए प्रति महीने का आंकड़ा आया है, जो मोरलेस एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है। और जैसे कि शाह साहब ने कहा कि रिलायंस जियो का परफॉर्मेंस जो है आगे चलते हुए देखने को इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहां से एक अर्निंग्स का बड़ा लीवर हमको देखने को मिल सकता है।
मयूरेश जी से जुड़ते हैं। मयूरेश, हमने ये देखा था कि जो पिछले 1-2 क्वार्टर है वहां पीवीसी और पॉलीप्रोपिलीन और काफी सारे ऑयल केमिकल्स के दाम में बहुत जबरदस्त इंपैक्ट आया था ऊपर की तरफ, और हालांकि क्रूड में भी हमने एक इंप्रूवमेंट देखा है प्राइसेस में। तो आपको लगता है कि ये जो क्वार्टर का परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्टरी है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट हमने काफी बड़े प्राइस हाइक्स देखे हैं, मार्जिन में वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है फोर्थ क्वार्टर में? बिल्कुल। तो यतिन जी, आई थिंक एक बात समझनी चाहिए कि आई थिंक जो पेटकेम स्प्रेड्स हैं, आप पॉलीइथिलीन की बात करें, पॉलीप्रोपिलीन की बात करें, ये पेटकेम स्प्रेड जो है ये इतने स्ट्रांगली क्यों ग्रो हुए? क्योंकि जो बाकी सारी यूनिट्स आने वाली थी यूएस में, एशिया में, चाइना में, यूरोप में, दे हैव गॉट डिलेड बिकॉज ऑफ कोविड, और इसका एक बहुत बड़ा फायदा रिलायंस को हुआ है इन ऑल दीज क्वार्टर्स टू कम। अभी अगर आप देखें कि इसका जो इंटीग्रेशन है यतिन जी, इन टर्म्स ऑफ रिफाइनिंग एंड द पेटकेम बिजनेस इज वेल, एक बहुत डीप इंटीग्रेटेड मॉडल है। आप उनके कोई भी साइट्स देख लीजिए, जामनगर की साइट हो, हजीरा की हो, पातालगंगा की हो, दहेज की हो, या उनकी जो पॉलिएस्टर साइट्स है एट हजीरा एंड पातालगंगा एज वेल, आई थिंक बिकॉज दे आर डीपली एंड वर्टिकली इंटीग्रेटेड, एक डीप इंटीग्रेशन होने के कारण जो फीड स्टॉक्स होते हैं ये मल्टीपल यूजेस में काम आते हैं विद इन दीज इंटीग्रेटेड साइट्स इटसेल्फ, और जो आउटपुट निकलता है, जो यील्ड निकलती है, आई थिंक दे कम आउट विद हायर मार्जिन्स एज वेल। इसलिए जो डायनामिक्स है इंडस्ट्री की पूरी, स्पेसिफिकली अगर हम पेटकेम की बात करें, जहाँ पे एंड प्रोडक्ट यूज ऑलमोस्ट इज देयर ऑन अ डेली बेसिस एज वेल, ऑटोमोबाइल्स के लिए आता है, फार्मास्यूटिकल के लिए आता है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के लिए आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, यू कैन नेम दैट इन टर्म्स ऑफ द मल्टीपल एप्लीकेशंस दैट कैन बी डन। तो इसलिए आई थिंक पेटकेम प्राइसेस आई थिंक जो लो बेसिस पे आए थे व्हेन द लॉकडाउन हैपेंड, और क्योंकि कैपेसिटीज आई नहीं और डिमांड बढ़ते गया और सप्लाई बहुत ज्यादा हो नहीं रहा था, मुझे लगता है आई थिंक पेटकेम के जो स्प्रेड्स हैं they improved quite significantly, और and I think that should continue in the next few quarters as well. तो I think अगर हम polyethylene, polypropylene, polyvinyl की भी बात करें तो I think gross margin should be above average in the next few quarters as well. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मयूरेश और गौरांग साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और रिलायंस के नंबर्स को ब्रेकअप करने के लिए। तो जहां तक रिलायंस इंडस्ट्रीज का सवाल है, अनुमान के हिसाब से ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के चौथे क्वार्टर के रिजल्ट्स आए, चाहे वो रिलायंस जियो हो, रिलायंस रिटेल हो या रिलायंस का कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस हो, नंबर्स में कोई प्रकार की खामी नहीं। बाजार के अनुमान के हिसाब से ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आते हुए, और ओवरऑल बेसिस पे देखें तो टॉप लाइन में भी हल्का सा बीट, हालांकि थोड़ा बहुत मार्जिन प्रेशर